अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जाजिया शेख और प्रोग्राम उम्मीद की किरण में आपके साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सना साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो चलिए मिलते हैं सना साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम सना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सना साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि आप इस शोबे से कब और कैसे मुंसलिक हुई? मैं इस शोबे से जो नफ्सियात का शोबा है, मैं इससे 7 साल हो गए हैं, मैं इससे मुंसलिक हूँ और मैं अपना क्लिनिक भी रन कर रही हूँ सनाज मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से। और इसके अलावा मैं ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी और अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की मेंबर भी हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ NGOs के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने वर्किंग कर रही हूँ। उसके अलावा मैं कुछ सोशल वेलफेयर के काम भी सर अंजाम दे रही हूँ। अच्छा, इस हवाले से आपकी कोई मतलब पर्सनल अचीवमेंट है? जी, मैंने बहुत से पेशेंट्स को कम से कम 200 से ज़ायद पेशेंट्स को साइकोथेरेपी सर्विसेज दे चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुतमईन है और आगे अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलप ग्रोइंग कर रहे हैं। सना साहिबा, मुझे ये बताइए कि साइको पेशेंट्स जो होते हैं उनकी मतलब आप किस तरह से उनको ट्रीट करती हैं? उनकी जो साइकोथेरेपी जो होती हैं उनको किस तरह से आप लेकर चलती हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं साइको पेशेंट्स के अंदर? देखिए, मुख्तलिफ इक़साम के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई वर्क स्ट्रेस है या घरेलू ताल्लुकात ख़राब है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। इस टाइप के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ना, साइकोथेरेपी के थ्रू वो चाहते हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द हल हो। लेकिन ये जो साइकोथेरेपी का एक पूरे सेशंस होते हैं वो तवील भी हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम के लिहाज से है। अगर आपका इश्यू ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है क्योर होने में। तो इसलिए जो साइकोथेरेपी के सेशंस हैं, अगर वो पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है उसे चाहिए कि उस अपनी पेशेंस के साथ हमारे साथ सेशंस ले, ताकि इस मसले को वो जल्द से जल्द जो मसले से गुजर रहा है उसको निपटा सके। अच्छा, किन किन कैटेगरीज में किस तरह से आप साइकोथेरेपी जो है पेशेंट्स को देती हैं और उनका क्या क्या टाइम ड्यूरेशन जो है होता है वो कितना होता है? जो मैं थेरेपी सेशंस देती हूँ, बेसिकली इसके 45 मिनट्स होते हैं एक सेशंस के। उस सेशन में जो है पेशेंट जो है पहले आता है, पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के बाद जो है उससे सवालात शुरू किए जाते हैं, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो अपनी तालीम में कैसा था। उसके अलावा जो है उसकी कोई मेडिकल इश्यू उसके साथ तो नहीं हुआ, किसी वो मेडिकल यानी डिसऑर्डर जैसे कि कोई हाइपरटेंशन है, BP है, या इसके अलावा कोई एक्सीडेंट तो नहीं उसका हुआ, वो हिस्ट्री वो सारी ली जाती है। उसके बाद जो है उसके ताल्लुकात अपने घर में किससे, माँ बाप हैं उनसे कैसे ताल्लुकात रहे, बचपन से कैसे ताल्लुकात थे, और बड़े होकर उसके कैसे माँ बाप से ताल्लुकात है, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी से कैसे ताल्लुकात है। ये सारे क्वेश्चंस हम उसके हिस्ट्री टेकिंग में करते हैं। उसके बाद हम पता लगाते हैं कि वो जो है पेशेंट्स को किस किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद उस लिहाज से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं और उस तरीके से उसको लेके चलते हैं फिर आगे। अच्छा, अगर किसी की घरेलू लाइफ जो है जो शादीशुदा लाइफ होती है वो अगर डिस्टर्ब है तो उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? उसके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं। अगर वो अगर वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, अगर जो है उसकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ थेरेपी की टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करते हैं। अगर वो किसी के बिहेवियर की वजह से घर में वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, तो हम उसको रिलैक्सेशन थेरेपीज कुछ देते हैं ताकि वो उस टाइम रिलैक्स हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो इसका जो शोबा जो है, आपका जो प्रोफेशन है, इसको ही आपने क्यों कंटिन्यू किया या इसको क्या सोचकर जो है आपने इख्तियार किया? एक तो मुझे बचपन से जो है डॉक्टर बनने का शौक था, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि मैंने जो है ना, जब मैं मैट्रिक में आई तो मैंने इंजीनियरिंग का पेशा जो है ना वो इख्तियार कर लिया, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई मेडिकल का शोबा ही इख्तियार करूं। तो फिर किसी ने मुझे गाइड किया, मेरे रिलेटिव ने, कि ये जो है शोबा ऐसा है कि इसमें तुम साइकोलॉजिस्ट भी कहलाओगे और डॉक्टर भी बन जाओगी। तो इस पेशे को इख्तियार करो और इसमें जो है तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी तुम फ़ायदा पहुँचा सकती हो।
अच्छा, तो ये आपने किसी लीजेंड को सोचकर ध्यान में रखते हुए आपने स्टार्ट किया, या मतलब खुद ही से ही था आपको कि नहीं मुझे ये करना है, और मतलब मुझे डॉक्टर के, आपने बताया कि आपको डॉक्टर बनने का शौक था शुरू से जी ही, जी तो आपने इस प्रोफेशन को जो है इसीलिए चूज किया, तो किसी लीजेंड से आप मुतासिर थी? जी, बहुत से लीजेंड डॉक्टर्स हैं हमारे जिनसे मैं मुतासिर थी। मैं अक्सर जाती थी, मैं देखती थी डॉक्टर्स का बात करने का तरीका, और ये साइकोलॉजिस्ट खास तौर पे जो होते हैं ये बहुत अच्छे नेचर के और सॉफ्ट से होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं चाहती थी कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूँ। अच्छा सना साहिबा, आप क्या सिम्टम्स जो है वो देखती हैं एक साइको पेशेंट्स को लेके उसको देखते हुए, आप क्या सिम्टम्स जो है उसकी ऑब्जर्व करती हैं कि आपको लगता है कि ये किस कैटेगरी का जो है साइको पेशेंट है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो उसकी लाइफ जो है, उसके ताल्लुकात जो हैं कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक पेशेंट को हम साइको पेशेंट जब मानते हैं जब उसके जो है ना फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, ठीक है, उसकी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हो, तो हम समझ लेते हैं कि ये पर्सन जो है ना अब आगे ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर वो घर वाले जो है अक्सर उस टाइम हमारे पास लेके आते हैं जब जो है वो कहते हैं कि किसी के बारे में कहते हैं कि ये सुबह नहीं उठता जल्दी, और ना ये अपना ध्यान दे रहा है, ना तैयार हो रहा है, ना इसका किसी सोशल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना ये किसी के पास जा रहा है, ना किसी से बातें कर रहा है, एक कमरे में बंद होके रह गया है। इस तरीके के कुछ बिहेवियर्स होते हैं। या कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, गुस्से की वजह से घर में नाचाकियाँ चलने लगती हैं। कभी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा शाउट कर रही होती है, चीख रही होती है घर में, तो उससे बच्चों पे भी ज़हनी तौर पे बुरे असरात मुरतब आ रहे होते हैं। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं, जब वो फैमिली डिस्टर्ब होना शुरू होती है तो फिर वो हमारे पास लेके आती है और कहती है कि इनको डील करें, इनके इस बिहेवियर को कंट्रोल करवाएं। तो फिर हम दूसरी तरह की टेक्निक अप्लाई करते हैं, उनको उस टाइम काम करवाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने से उनकी कुछ भड़ास भी दिल की जो है वो निकलती है। अच्छा। तो इस तरह वो अंदर से बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो कोई एक पेशेंट आपके पास अपने इलाज के सिलसिले में आया हो और वो इम्प्रूव किया हो उसने, कोई ऐसा वाक़या? बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिलेशनशिप इशू के साथ मेरे पास आते हैं और माशाल्लाह से उसमें बहुत सी फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे अज़दवाजी ताल्लुकात में आजकल हैं, एक साथ रह रहे हैं वो लोग, जो उस टाइम लाइफ उनकी डिस्टर्ब थी, अब जो है वो साइकोथेरेपी के सेशंस अटेंड करने के बाद अब माशाल्लाह से वो ग्रो कर रही हैं, अपनी अज़दवाजी ताल्लुकात उनके अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो क्योंकि हमारे एक माशरे का अलमिया ये है कि जो ये बीमारी है, जो नफ्सियाती बीमारी है, इसको लोग अमूमन बीमारी नहीं मानते, क्योंकि अगर कोई मशवरा भी देता है ना कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तो उस सूरत में भी लोग जो है वो बुरा मानते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं क्या आपको नफ्सियाती मरीज़ नज़र आती हूँ या नज़र आता हूँ, तो उस हवाले से कोई इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है? बहुत पेशेंट, बहुत ज़्यादा इस तरीके के पेशेंट आते हैं कि वो जो है अपने आप को तसव्वुर नहीं कर रहे होते कि हम नफ्सियाती हैं या हम किसी मसले के हल के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ लेके जाया जा रहा है तो हम पागल हैं। स्टिग्मा एक हमारे माशरे में बहुत शुरू से चला आ रहा है। तो ये जो है ना लोगों की एक थिंकिंग, एक परसेप्शन ये डेवलप हुई है कि अगर ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो ये पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम के हल के लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नहीं कि आप जो है ना बिल्कुल पागल हो गए हैं तो आप इसलिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो सीवियर किस्म के पागल होते हैं वो जो है मोस्टली जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो उनको मेडिकेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो है ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट उनको डील कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट छोटे मोटे मसाइल जो इंसान खुद से हल नहीं कर पाता उसको डील कर रहे होते हैं। अच्छा, मेडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि साइकेट्रिस्ट के पेशेंट्स के जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो उनको यूज टू करती हैं, उस मेडिसिन को लेके यूज टू वो बंदा हो जाता है, मतलब उसके बगैर फिर उसका गुजारा नहीं हो पाता। तो क्या ऐसा सच है? किसी हद तक मैं कहूँगी ये सच नहीं है, क्योंकि लोगों को आजकल ये पता नहीं है कि साइकेट्रिक मेडिकेशन किस तरीके से यूज़ करनी है और उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिकेशन ख़त्म भी हो जाती है। ये नहीं होता कि आप सारी ज़िंदगी ले रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में लोगों को इसका तरीका नहीं पता।
साइकेट्रिक जो मेडिकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म करवानी पड़ती है एक पेशेंट में, जो कि साइकेट्रिस्ट का काम होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको टैपर ऑफ करवाते हैं, यानी उसकी मिकदार को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे कहते हैं कि अब आप छोड़ सकते हैं। वरना अगर आप बीच में अचानक से मेडिकेशन को छोड़ेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जो है आप जो है दो चार हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट से रिजू कीजिए और अपने दिमाग से जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको उस मेडिकेशन की जो है आप यूज टू हो जाएंगे या आपको पूरी ज़िंदगी उसी मेडिकेशन के साथ जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। तो सना साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जो है इसके हवाले से, मतलब एक तो ये साइकेट्रिस्ट के हवाले से आपका हो गया, उसके अलावा भी आपके कुछ और भी किसी शोबे से मुंसलिक हैं आप? जी, मैं सोशल वेलफेयर का काम भी कर रही हूँ। अपने क्लिनिक में ही मैं जो है ये काम सरअंजाम देती हूँ। ये काम मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया था। 14 मार्च को स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, या उसके बाद से जो हमारा लॉकडाउन चल गया था और डेली वेजेस वाले जो अफराद थे वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए थे। वो घरों में महसूर होके उस टाइम रह गए थे, उनके रोज़मर्रा की आमदनी नहीं थी। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो रहे थे, वो लोग इधर उधर, अब उनको कोई देखने वाला नहीं था उस टाइम। हुकूमतों ने भी कोई इकदाम नहीं किए थे उस टाइम लोगों के लिए। फिर हमने जब अपने करीब आस पड़ोस के लोगों को देखा कि वो जो है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, भूख से अफलास से जो है बच्चे तंग आ रहे हैं, घरों में राशन नहीं था, पानी नहीं था। फिर हमने खुद से स्टेप लेना शुरू किया कि हम कम से कम अपने पड़ोस वालों के घर तो कुछ राशन का इंतज़ाम कराएं, कुछ खाना पहुंचाएं। इधर से हमारा जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है ना इस सिलसिले को बढ़ाना शुरू किया है। अब हम लोग 2-3 फैमिलीज से स्टार्ट किया था, फिर 10 हुई, 15 हुई, 20, 25 हुई। अब माशाल्लाह से हम 100 फैमिलीज का पूरा कर रहे हैं। अच्छा, इन बिगनिंग जैसा कि सारे जितने भी जो होते हैं, इदारे होते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं उनकी ज़िंदगियों में। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो हमें जो है कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग ज़्यादा थे और हमारे पास फंड्स इतने नहीं थे, तो हमने बहुत मुश्किल से इस चीज़ को मैनेज किया था कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को कवर कर सकें ताकि कोई मायूस ना लौटाए हमारे घर से। आजकल जो चैलेंज का हमें सामना है वो ये है कि अब राशन के अलावा भी लोग जो है हमसे और चीज़ों की भी तवक्कुआत कर रहे हैं। जैसे वो चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ खर्चे की चीज़ें दें, पैसे दें, और किसी की शादी ब्याह हो रही है किसी गरीब की, तो हम उसकी मदद करें। कोई नीडी पर्सन है तो उसकी बेटी की शादी में हम जहेज़ का इंतज़ाम करें। तो आजकल हमें ये चैलेंज है कि इतने हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम इजीली ये सारे काम सरअंजाम, इसके लिए काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है। तो अभी हमारे पास जो फंड्स आता है हम उसे सिर्फ राशन और कपड़े वगैरह में खर्च कर देते हैं। अच्छा सना साहिबा, बातें हमारी चलती रहेंगी, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, तो नाज़रीन चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ।